अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कल सारा दिन दोस्तों के फोन आते रहे कि ये जो अली यासी साहब ने कॉलम लिखा है, ऐसा वाकया कब पेश आया। मैंने कॉलम पढ़ने के बाद डीजीपीआर के दोस्तों से पूछा तो मालूम हुआ कि कॉलम नगार की मालूमात दुरुस्त हैं और ये लंका किसी बेदी ने ही दाई है। इस सारे मामले को मैंने बड़ी बारीकी और दिलचस्पी से देखा है। मैं दोस्तों को वादे करता चलूं कि इस माफिया के खिलाफ ये कोई पहली आवाज नहीं है। मैं पिछले 10 साल से इसी इशू पर बात करता आया हूं। मैंने भी इस माफिया के बारे में खुलकर इजहार ख्याल किया है कि ये आम कलम मजदूर का लहू पीकर हर माह करोड़ों रुपए सरकारी खजाने से उड़ाता है। अब आप सवाल करेंगे कि सरकारी इश्तिहारात का तल्लुक आम कलम मजदूर के साथ कैसे हुआ। आप ये भी पूछने में हक बजानब हैं कि अगर कोई अखबार सरकारी इश्तिहारात लेता है तो किसी सहाफी या कॉलम नगार को क्या तकलीफ है। तो जनाब, सबसे पहले तो हमें यह जान लेना चाहिए कि सरकारी इश्तिहारात का मकसद क्या है और ये प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को क्यों जारी किए जाते हैं। तो जनाब, इन इश्तिहारात के दो बुनियादी मकासद हैं। पहला ये कि हुकूमती मंसूबों और फलाही इक़दामात से अवामुन नास को आगाह रखा जाए। दूसरा मकसद अखबारात को ऐसी जानलेवा महंगाई के दौर में ऑक्सीजन फराहम करना है जिसमें ये अदारे कागज और स्याही जैसे लवाजमात का बोझ आसानी से नहीं उठा सकते। लिहाजा कारकुनों की तनख्वाह ना रुके या इनका चूल्हा ठंडा ना पड़े, सरकार अखबारात को इश्तिहारात की मद में मुआवनत फराहम करती है। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि यह सरकारी इश्तिहारात किसी भी मीडिया ग्रुप के लिए वाकई ऑक्सीजन का किरदार अदा करते हैं। अगर ये ना हो तो अखबार की इशाअत या इसका वजूद बरकरार रखना नामुमकिन हो जाता है। बुनियादी तौर पर यह सरकारी वसाइल ही हैं और आम आदमी के टैक्सों का पैसा भी। होना तो यह चाहिए कि इन सरकारी वसाइल की तकसीम मुनसिफाना हो और इन्हें मालकान के साथ साथ कलम मजदूरों के मामलात से भी मशरूत किया जाए। लेकिन यहाँ जिस तरह हमारा इज्तिमाई सियासी शऊर दिवालिया हो चुका है या फिर हर तरह के कार्य सरकार का मामला, ठीक वैसे ही इन सरकारी इश्तिहारात की तकसीम का मामला भी है जो हमेशा से मुतनाज़ा रही है। मैं गुज़श्ता कई सालों से यही दोहरा रहा हूं कि अगर रियासत के इस चौथे स्तून यानी सहाफती इदारों की बका चाहते हैं तो सरकारी इश्तिहारात की तकसीम को गैर मुतनाज़े बनाकर इनका इजरा मेरिट पर किया जाए। लेकिन चूंकि हर सरकार खुद यही चाहती है कि वो किसी खास माफिया के साथ साजबाज करके तनकीद से बची रहे, सो वो इश्तिहारात की हड्डी फेंक कर मखसूस ग्रोह या माफिया से महफूज रहने ही में बेहतरी समझती है। अब आइए इस वाक़े पर जिस पर अली यासी ने कॉलम लिखा और इन दिनों ज़ेरे बहस भी है। मैं अली यासी को ज़ाती तौर पर नहीं जानता, लेकिन जिन लोगों के हवाले से उन्होंने लिखा है इस पर इनकी राय को रद्द नहीं किया जा सकता। सबसे पहले तो उन्होंने नाम लिए बगैर जुर्रत अखबार के चीफ एडिटर जनाब जमील अतर के बारे में लिखा कि वो डीजीपीआर के दफ्तर तशरीफ लाए और आला ओहदेदारों के मसरूफ होने पर सीखपा हो गए, बदजबानी की और नतायज भुगतने की धमकी देकर चले गए। इसके बाद इस माफिया यानी एपीएनएस के सरगना सरमद अली ने सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन को फोन करके फरमाया कि डीजीपीआर को यह जुर्रत कैसे हुई कि वो जमील अतर साहब जैसे बुजुर्ग साफी से मुलाकात ना करें। सरमद अली नामी इस माफिया चीफ के बारे में अगर आप जानते हैं तो ये मसूफ 80 की दहाई में बनने वाली भारतीय फिल्म शान के किरदार शाकाल से बहुत मुतासर हैं। उसी के लहजे में बात करते हैं और वैसे ही अंदाज में चलते भी हैं। दुराने गुफ्तगू मूड में आकर कह कहा लगाते हुए अक्सर कहते हैं कि शकाल ने कह दिया तो समझो हो गया। ये साहब हैरत अंगेज तौर पर ऐसे नफ्सियाती मरीज बन चुके हैं जो इस हकीकी जिंदगी में रहते हुए भी उसी भारतीय फिल्म का किरदार बनकर जी रहे हैं। अब अगर आप इस जाली शाकाल का नफ्सियाती तज्जिया कर लें तो समझ में आ जाएगा कि इसने वाकई सेक्रेटरी इतलात से किस रौनक भरे लहजे में बात की होगी। ये शाकाल बर्दाश्त ही नहीं कर सकता कि कोई शख्स इसके खुशामदी या इसकी मजलिस इबलीस में बैठने वाले किसी मेंबर को खुसूसी प्रोटोकॉल ना दे। सो यहां भी इसमें शाकाल की रूह आई और इसने सेक्रेटरी इतलात की अच्छी खासी कपड़ झाड़ कर दी। अब सवाल यह है कि आखिर एक ऐसी तंजीम जिसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं, जिसका हर मामला मशकूक है,
जिसके इंतखाबात से लेकर इख्तियारात तक हर मसले पर तनकीद की जाती है, ऐसी तंजीम इतनी ताकतवर कैसे हो गई कि बड़े बड़े सरकारी ओहदेदार जिनका ताल्लुक सूबे से हो या वफाक से, इसके सामने भीगी बिल्ली बन जाते हैं। सीधी सी बात है जनाब कि यहां इस अफसरशाही में भी कमीशन माफिया का राज है, जो एपीएनएस के साथ मिलकर महाना करोड़ों रुपए की दिहाड़ी लगाता है। ये मौसूफ जिनसे मुलाकात का इशू बना हुआ है, इन साहब के बारे में कोई जानना चाहता है तो सिर्फ दो बुनियादी मामलात की छान पटक कर लीजिए। सबसे पहले निकलवाइए पिछले 2 वर्ष के दौरान जुर्रत तिजारत समेत इसके अदारे को मिलने वाले सरकारी इश्तिहारात की तफसीलात। इन 2 सालों के दौरान इस अदारे को कितना बिजनेस दिया गया और इस अदारे के अखराजात कितने हैं, ये तफसीलात भी निकलवाइए कि इस अदारे में कितने मुलाजमीन काम करते हैं और इन बेचारों की तनख्वाहें कितनी हैं। सबसे बढ़कर ये कि इस अदारे के अखबारात कितनी तादाद में छपते हैं, ये कहाँ मिलते हैं। आप समझ जाएंगे कि किस्सा क्या है। दरअसल पहली बार ऐसा हुआ है कि इस माफिया के किसी अखबार के बेतहाशा और अंधाधुंध बल्कि गैर कानूनी सरकारी इश्तिहारात पर कट लगाया गया है। मुझे पीटीआई की पॉलिसियों से लाख इख्तलाफात होंगे, लेकिन यहां मुझे उमर सरफराज चीमा की जीदारी की दाद देनी पड़ेगी, जिसने जाली शाकाल और इसकी पूरी टीम की बदमाशी को जूती की नोक पर रखा। यही वजह है कि आज अली यासी नामी कालम नगार की चंद सतूर ने इस सारे के सारे माफिया के पिछवाड़े में मिर्चें लगा रखी हैं। ये उछल कूद भी कर रहा है और धमकियां भी दे रहा है। जहां तक बात है इस नाम नहाद बुजुर्ग की, जो जुर्रत समेत मुतअद्दिद डमी अखबारों का मालिक है, तो जनाब मैं इन मसूफ से सवाल करता हूं कि आपने ये जो अरबों रुपए इकट्ठा किए हैं, ये कैसे किए हैं। मैं आपके खानदानी मामलात, ऑन रिकॉर्ड और ऑफ रिकॉर्ड शादियों या फिर ऐसे मामलात को हरगिज डिस्कस नहीं करना चाहता कि इस बुढ़ापे में जनाब का लाइफस्टाइल क्या है, इस शराफत के चोगे में छुपे शख्स की क्या हकीकत है। मुझे इससे कोई लेना देना नहीं। मेरा मसला तो सिर्फ इतना है कि आप करोड़ों रुपए के इश्तिहारात डमी अखबारात के नाम पर ले रहे हैं, जिनकी 100 कापियां भी नहीं बिकती। एक ऐसा अदारा जिसमें चंद ही कारकुन मुलाजमत करते हैं, जिनका लहू निचोड़कर उन्हें महाना उजरत के नाम पर सिर्फ चंद हजार रुपए थमा दिए जाते हैं। जनाब जवाब दीजिए कि आप कितनी दहाइयों से सरकारी खजाने को निचोड़ रहे हैं और जाहिर ये करते हैं कि मेरा अखबार हजारों में छपता है। आप अगर वाकई साबे किरदार हैं तो उम्र के इस हिस्से में सच बोल दीजिए ना कि आपका अखबार कितना छपता है और कितनी तादाद में बिकता है। अगर आप वाकई चोर नहीं तो खुदा को गवाह करके कहिए कि आपने हमेशा सरकारी इश्तिहारात मेरिट पर लिए और कभी झूठ बोलकर दूसरे अखबारात का हक नहीं मारा। खुदा गवाह करके कहिए कि आपके अदारे के इज्तिमाई अखबारात में किसी भी दौर में 10 से ज्यादा सब एडिटर्स काम करते रहे हो। आप कितना इनकम टैक्स देते हैं, कहिए खुदा को गवाह करके कि आप टैक्स चोर नहीं है। सवालात और भी हैं, लेकिन जनाब इन्हीं सवालात का जवाब दे दीजिए। खुदा की कसम सहाफत तो क्या, हर उस शहर का रुख नहीं करूंगा जहां जहां से आपके ये नाम नहाद जाली और डमी अखबारात छपते हैं। मैं जानता हूं आप और शाकाल की मजलसे इब्लीस के सारे याजूज मजूज टाइप के नौसरबाज ना तो सच बोलेंगे और ना ही मुझे अदालत में बुलवाएंगे, जहां मैं इनके मुंह पर वो तमाम हकायक मारूंगा जिनका सामना ये लोग कर ही नहीं सकते। अजीज दोस्तों, आखिर पर इतना ही कहूंगा कि अगर इज्जत की जिंदगी चाहते हैं तो कभी पैसे की हवस में मत पड़िएगा। यह लालच ऐसी भूख है जो कब्र की मिट्टी तक आपकी जान नहीं छोड़ेगा। जैसे ये बाबा जी हैं जिनकी उम्र ऐसी है जिसमें बंदे को अल्लाह अल्लाह करते हुए अपने गुनाहों की तौबा करनी चाहिए, ना कि मजीद दौलत की हवस में अपनी आखिरत और कब्र बारी करने के लिए मजीद का लालच। इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।